प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में अपन ने देखा नाउन और प्रोनाउन के बारे में शॉर्ट में अपन ने समझने की कोशिश की। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको मैं तो कहूँगा अंग्रेजी की आत्मा है। उस पार्ट को हमें समझना है। मैं फिर आपको बता दूं, अभी प्रोनाउन के बारे में थोड़ा अपन को और क्लियर समझना पड़ेगा, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें वर्ब को थोड़ा समझना जरूरी है। जब हमारे पास नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की जानकारी हो जाएगी तो हमें प्रोनाउन को और भी अलग अलग रूप में आते हैं उसको समझने में सुविधा रहेगी। तो मैं अब पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है जो है वर्ब, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर लिख दिया, इसको मैं वर्ब को समझना है। हमें सिंपल सा शब्द है वर्ब, क्रिया। हिंदी में इसको क्रिया शब्द क्रिया कहते हैं। परिभाषा के रूप में हिंदी में ऐसा कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। हमारे अंग्रेजी में भी वही बात है, ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को बताता है वह हमारे लिए वर्ब है। इस एक्शन को बताने से पहले हम थोड़ा इसको समझेंगे कि जो वर्ब है इसको अपन समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। वर्ब को अपन दो भागों में बांट करके समझेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपन को समझ में आएगा। मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूँ वर्ब के। पहला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा इसका जो पार्ट है मेन वर्ब। इस तरीके से अपन समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से अपन को समझ में आएगा। वर्ब को अपन दो भागों में बांटेंगे समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझने में आने के लिए। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जैसा कि नाम इसका स्पष्ट है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। सीधा सा तरीका है, कहीं कोई इसमें उलझने वाली बात ही नहीं है। वर्ब के दो पार्ट्स हो गए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। मैंने पहले ही बताया कि वर्ब है वह अंग्रेजी की आत्मा मानी जाती है। यदि वर्ब का कंसेप्ट हमारा क्लियर है, जिस शब्द को देखते हम पता कर सके कि ये वर्ब है, वर्ब में भी कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये अपन पहचान कर लेते हैं वाक्य में, तो काफ़ी हमारे ग्रामर है उसको, प्रश्नों को हल करने में सुविधा रहेगी। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। उससे पहले मेन वर्ब की बात जब मैंने बताई थी, अभी बात हुई थी कि किसी कार्य का करना है, होना पाया जाता है, तो मेन वो क्रिया कहलाती है। तो वो इसके लिए लागू होता है, मेन वर्ब के लिए। जितने भी कार्य होते हैं, सुबह से उठकर शाम को सोने तक जितने भी अपन कार्य करते हैं या प्रकृति में कार्य होते हैं, या तो अपन कार्य करते हैं या होते हैं प्रकृति में। जैसे नदी बह रही है तो बहना, ये काम हो रहा है, इसलिए कार्य का होना, तो बहना एक वर्ब हो गई। वह खेलता है तो खेलना एक वर्ब हो गई। सुबह अपन जागना, उठना, बैठना, धोना, साफ करना, खेलना, खोलना, बंद करना, दौड़ना, ये सब वर्ब है। और ये वर्ब के इस पार्ट में आते हैं मेन वर्ब में। हंसना, सोचना, रोना, याद करना, ये सब मेन वर्ब है। इनकी कोई संख्या लिमिट नहीं है। जितने भी काम होते हैं, करते हैं या जो होते हैं प्रकृति में, वो सब मेन वर्ब में आते हैं। और ये अपन मीनिंग याद करते उससे स्वतः याद होते रहते हैं। जो कोई भी कार्य होते हैं उसमें जो वर्ब में आते हैं। इधर मैं आ रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब की ओर। इन हेल्पिंग वर्ब को अपन को बिल्कुल सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा। इनकी जो संख्या होती है वो फिक्स है, और वो 24 होते हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब 24 होती है। उन हेल्पिंग वर्ब को हमें समझना होगा। जब भी कोई वाक्य लिखा हुआ आएगा तो उस वाक्य में अपन पहचानने की कोशिश करेंगे कि वाक्य में ये क्या चीज़ है। सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूँ,
राजू वॉज रीडिंग अ बुक। दिस इज सेंटेंस। इस सेंटेंस में अपन इनका वर्गीकरण करना चाहे कि इस सेंटेंस में ऐसे पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है, तीसरा शब्द क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, उसके हिसाब से। तो जब भी हमारी बात आएगी, ये राजू है, अपन ने कह दिया सर ये नाउन है क्योंकि व्यक्ति को बता रहा है, और बुक है ये भी नाउन है क्योंकि वस्तु को बता रहा है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो अभी अपन समझेंगे कि रीडिंग ये हमारी वर्ब है, वॉज रीडिंग हमारी वर्ब है। फिर इस वर्ब को और अंदर की तरफ जाएंगे और इसका वर्गीकरण करेंगे तो हमें दोनों, कोई हमें ये भी पूछ सकता है, या हमारा कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि वर्ब तो है लेकिन वर्ब में कौन सी, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्योंकि वर्ब के दो भाग हो गए। तो हमारे को ये भी जानकारी होना जरूरी है कि ये जो वॉज रीडिंग है इसमें वॉज है जो हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग है वह मेन वर्ब है। तो ये सारी स्थिति हमें क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर स्थिति कब होगी, मेन वर्ब तो अपन मीनिंग से याद करते ही हैं, जितने भी अपन जब भी मीनिंग से याद करते हैं तो जितने भी काम होते हैं तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसके अनुसार अपन याद करते रहते हैं। लेकिन जो इनकी कोई संख्या लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब की संख्या लिमिट है और ये 24 है। तो किसी भी वाक्य को देखते ही हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ जाना या हमारे दिमाग में ये विचार आ जाना चाहिए कि यह हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को पहचानना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। जो अपन वाक्य देखें, वाक्य क्योंकि कोई भी वाक्य होगा उसमें वर्ब तो होगी, वो आगे अपन देखेंगे, लेकिन उसमें से अपन को हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना है। यदि अपन ने हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट कर दी तो हमारा वर्ब का काफ़ी काम सरल हो जाएगा। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब 24 कौन सी होती है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको नया हेडिंग दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब का ही पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब्स 24 होती है और इसको मैं 8 की 3 लाइन में लिखने की कोशिश करूंगा। हेल्पिंग वर्ब्स 24 होती है। मैं 8 की 3 लाइन बनाऊंगा, ये एक सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से, कि हम इसको आसानी से समझ सकें। सिंपल सी चीज़ है, जो अपन डेली पढ़ते हैं याद करते हैं वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये हमने 8 हेल्पिंग वर्ब एक लाइन लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझने के हिसाब से लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप 8 में लिखो, आप चाहे तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो समझने की दृष्टि से मैंने 8 के हिसाब से लिखा है। आगे और लिख रहा हूं 90, डू, डज, डिड, will, shall, can, may, must। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं फिर कह रहा हूँ, ये समझने की दृष्टि से मैं 8 लिखवा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 ही अपन लिखें। समझने की दृष्टि से कि भाई हमारी 3 लाइन बन जाएगी, 8 पहले, 4 5 6 7 और 8 दूसरी हो जाएगी और 8 तीसरे। ये हमारी 16 हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आगे वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अभी मैं इसको भी बताऊंगा। आगे वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इसको अपन लिखेंगे वुड, शुड, कुड, माइट, ought to, need,
डेयर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और यूज्ड टू। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर कह रहा हूँ, समझने की दृष्टि से मैंने 8 भागों में इसको बांटा है। नॉर्मल चीज़ें हमेशा याद करते ही रहते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, ought टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। ये 24 हेल्पिंग वर्ब हमें याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एक दूसरे का क्या इनमें कनेक्शन है उसको अपन समझेंगे। ये ईज है, सभी को पता ही है, ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर एक वचन के लिए, ये भी प्रेजेंट टेंस वर्तमान की बात है। सिंपल सी बात है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो ईज, आर एंड एम, ये तीनों प्रेजेंट के हैं। अब इस ईज का पास्ट करेंगे भूतकाल के रूप में तो वॉज हो जाएगा, आर का पास्ट करेंगे तो वर हो जाएगा, एम का पास्ट करेंगे तो वह वाज हो जाएगा। ये अपन को थोड़ा सा समझने के लिए है कि यदि ये तो वर्तमान काल में आ गए, ईज, आर एंड एम, ये तो वर्तमान काल में, इसका यदि अपन पास्ट करेंगे तो ईज का पास्ट वॉज हो जाएगा, आर का पास्ट वर हो जाएगा और एम का पास्ट वॉज हो जाएगा। फिर अपन लिखते हैं हैज एंड हैव, ये दोनों प्रेजेंट में है, हैज और हैव दोनों प्रेजेंट में। यदि हैज का अपन को पास्ट करना है तो हैड हो जाएगा और हैव का पास्ट करना है तो भी हैड हो जाएगा। ये हैड है, इन दोनों का पास्ट है। फिर अपन आगे बढ़े, डू और डज, डू प्रेजेंट में है और डज भी प्रेजेंट में है। यदि अपन डू का पास्ट करेंगे डीड होगा, डज का पास्ट करेंगे तो भी डीड होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, विल, शैल, कैन और मे। विल का पास्ट करेंगे वुड होगा, शैल का पास्ट करेंगे भूतकाल के रूप में तो शुड होगा, कैन का पास्ट करेंगे तो कुड होगा और मे का पास्ट करेंगे तो माइट होगा। ये मस्ट है, इसका कोई पास्ट नहीं होगा और ये अलग रूप में आएगी। तो ये एक दूसरे का अपन ने कनेक्शन समझने की कोशिश की कि इनका पास्ट क्या होता है। इज का पास्ट वाज हो जाएगा, आर का पास्ट वर हो जाएगा, एम का पास्ट वाज हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हैज और हैव है, इन दोनों का पास्ट भी हैड हो जाएगा। डू और डज है, ये प्रेजेंट में है और इनका पास्ट करेंगे तो डीड हो जाएगा। विल, शैल, कैन, मे, इसका पास्ट करेंगे तो कर्मशः वुड, शुड, कुड और माइट हो जाएगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। इन हेल्पिंग वर्ब्स को हमें अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। आप अपनी नोटबुक में नोट करना चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, कर भी ली होगी आप लोगों ने, याद भी होगी अपने, लेकिन इनका कंसेप्ट, इनकी जानकारी होना हमें जरूरी है। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, उस वाक्य में से अपन पहचानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर के हिसाब से या पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कौन सा शब्द क्या है। सपोज आई राइट ए सेंटेंस हियर, आई एम गोइंग टू जयपुर। अब तक जो अपन ने पढ़े हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, उसमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, उसमें से यदि अपन फाइंड आउट करें तो हमें पता चलेगा आई है, आई प्रोनाउन है, क्लियर कट है, कहीं कोई अटकने वाली बात ही नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अपन पहचान करें तो आई हमारी प्रोनाउन हो गया। एम गोइंग, ये वर्ब है। अब इस वर्ब को और आगे अंदर जाए, डीप में जाए तो इसके दो भाग हो जाएंगे वर्ब के, क्योंकि अपन ने देखा है कि सब हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एम है, ये हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग है वो मेन वर्ब है। क्लियर हो गया वर्ब का। नेक्स्ट वर्ड आ गया टू। इस टू के बारे में अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा भाग है ये अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो आगे पढ़ेंगे। एंड जयपुर, जयपुर एक स्थान को बताता है तो ये नाउन हो गया। तो इस पूरे सेंटेंस में अपन ने पहचानना सीख लिया, सभी के क्लियर हो गया होगा कि ये सेंटेंस है आई एम गोइंग टू जयपुर। इसमें से कौन सा शब्द प्रोनाउन है या कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द वर्ब है, और वर्ब है तो वर्ब में भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अपन पढ़ते भी है, ये केवल एक वर्गीकरण करने के हिसाब से अपन ने इसको सीखा है।
अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसी वर्ब वाले चैप्टर को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से अपन समझेंगे। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमें वर्ब को कैसे पहचानना, वो पता होना जरूरी है। वर्ब अंग्रेजी की धुरी है, अंग्रेजी की आत्मा है। उसका क्लियरिफिकेशन, उसकी जानकारी हमारे को होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी अपन मतलब किसी प्रकार का प्रश्न हल करेंगे, किसी प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वहाँ आपके लिए वर्ब सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें वर्ब को क्लियर कट और अच्छे ढंग से समझना है, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, दे विल राइट अ लेटर ऑन संडे। अब मैं वहीं पर वापस ले रहा हूं, वर्ब के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। दे विल राइट ए लेटर, ये हमारी वर्ब है। और वर्ब के यदि अपन भाग करना चाहे कि कौन सी है, तो ये भी क्लियर हो गया कि हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये होगी हमारी मेन वर्ब। क्लियर कट स्थिति है। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है। ये बात हमारे दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। इस बात को अपन नोट करेंगे। कोई भी सेंटेंस मतलब कितना ही बड़ा वाक्य है, कितना ही छोटा वाक्य है, उसमें वर्ब का होना जरूरी है। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक मैंने सेंटेंस लिखने की कोशिश की है, राम अ बुक सिंस 3 आवर। ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है सेंटेंस? क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। बात को अपन क्लियर कर समझेंगे। किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाक्य को वाक्य कहलवाने के लिए वर्ब का होना जरूरी है। यदि वाक्य में वर्ब नहीं है तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा, इसको वाक्य कहेंगे भी नहीं। और एक मैं सीधा ये लिख देता हूं, गो होम। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। भले वाक्य छोटा है लेकिन इसमें चूंकि वर्ब का प्रॉपर यूज हुआ है इसलिए वर्ब ये सेंटेंस है। और ये भले अपन को बड़े दिखाई दे रहे शब्दों का समूह है लेकिन इसको अपन सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। तो पहली बात ये अपन को गांठ बांध लेनी है, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलवाने के लिए उसमें वर्ब का होना जरूरी है। आगे अपन देखें कि अब वर्ब को पहचाना कैसे, कहां से अपन ढूंढे वर्ब। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि वर्ब की बात है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है, ये बात मान ली। अब हमारे सामने ये भी प्रश्न है कि साहब वर्ब तो 2 होती है, तो क्या दोनों का होना जरूरी है, या हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, या मेन वर्ब का होना जरूरी है? 3 कंडीशन बन सकती है। समझने के लिए कह रहा हूं। कोई भी अपन ने एक बार कह दिया कि वाक्य कहलवाने के लिए वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब नहीं है तो वाक्य कहलाएगा भी नहीं। अब कौन सी वर्ब होना जरूरी है? तो सीधी सी बात है, यदि किसी वाक्य में अकेली हेल्पिंग वर्ब आती है तो भी चलेगा, अकेली मेन वर्ब आती है तो भी वाक्य कहा जा सकता है, और दोनों ही आ जाती है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, दोनों ये वाक्य कहलाएगा। मतलब वर्ब का होना जरूरी है, जिसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ब का प्रतिनिधि होना चाहिए। भले हेल्पिंग वर्ब आए वर्ब में से, क्योंकि वर्ब के 2 भाग हो गए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में अकेली हेल्पिंग वर्ब आती है
तो भी वो वाक्य कहलाएगा, वो वर्ब का रोल पूरा कर देगा। यदि अकेले मेन वर्ब आती है तो भी वो वर्ब का रोल पूरा कर देगा। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आती है तो वेल एंड गुड, तब तो वर्ब पूरी आ ही जाएगी, तो वह वाक्य कहलाएगा। लेकिन इन कोई नहीं है दोनों में से, तो पहले ही कहा है कि वह वाक्य सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है, भले चाहे तो हेल्पिंग वर्ब अकेली हो सकती है, चाहे तो मेन वर्ब अकेली हो सकती है, और चाहे तो दोनों ही हो सकती है। अब ये दोनों हमेशा पास पास ही रहती है। जब भी अपन वाक्य देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों पास में रहते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर मेन वर्ब, फिर आगे की बात है अलग प्रकार का वाक्य होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो अपन आगे भी देखेंगे। लेकिन अभी तक हमारा ये जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो हमेशा पास पास ही रहती है। वाक्य अपन देखेंगे तो उस वाक्य में अपन को वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को पहचानना, ये थोड़ा हमारे लिए समझ के साथ करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब अपन कैसे पहचाना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, वाक्य लिखा है हमने, राधा कैन स्पीक इंग्लिश। इस वाक्य को अपन समझेंगे और इसमें से हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है हमें सबसे पहले। राधा कैन स्पीक इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि अपन ने 24 हेल्पिंग वर्ब याद की है, उसमें से अपन को याद करते ही मालूम पड़ जाएगा, देखते कि ये कैन है जो हेल्पिंग वर्ब है। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जहां अपन को हेल्पिंग वर्ब अलग से दिखाई नहीं देगी। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जहां हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देगी। या एक सेंटेंस लिख रहा हूं, रहीम सा ए टाइगर। अब यहां अलग से अपन को हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही। जो 24 हेल्पिंग वर्ब है उनमें से ईज आ रहे हैं, वाज वर्ब में से कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे। रहीम ये नाउन है, सा ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और अ टाइगर ये प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, नाउन वर्ब एंड नाउन। अब बात आ रही है कि वर्ब है, इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। वैसे तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यदि अपन को आगे और वाक्य नेगेटिव बनाना है या वाक्य प्रश्न इंट्रोगेटिव बनाना है तो वहां हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसमें से हमें हेल्पिंग वर्ब है तो सही, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है, तो इसको भी समझना होगा। हमें ये पता है कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे गो, ईट, तो हर एक के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, राइट है तो राइट, रॉट, रिटर्न। हर वर्ब, मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये तो सभी को पता ही है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है तो वहां हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। इसको कैसे समझें, कोई भी वाक्य, उस वाक्य में से हेल्पिंग वर्ब को कैसे ढूंढें। 2 स्थिति होगी, एक तो हमें क्लियर दिखाई देगी, जैसे ये सेंटेंस है, राधा कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां हमें हेल्पिंग वर्ब स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, वहां हमें हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसा कहूं कि जो हमारी 24 हेल्पिंग वर्ब है, वे 24 हेल्पिंग वर्ब वाक्य में होती है, उनमें से 21 हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे है जो आपको स्वतंत्र रूप से दिखाई देगी। जैसे लिखा है राधा कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें कैन है, वह हेल्पिंग वर्ब अलग से दिखाई दे रहा है। 24 में से 21 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो क्लियर दिखाई देगी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देगी, और उस 3 हेल्पिंग वर्ब को हमें समझना होगा, उसको ढूंढने की कोशिश करना होगा, बिल्कुल क्लियर करें। तो 3 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है जो हमें अलग से दिखाई नहीं देगी। वो 3 हेल्पिंग वर्ब है डू, डज एंड डिड।
ये किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आपको अलग से दिख भी सकती है और नहीं भी दिखेगी, इसलिए हमें उसको समझने की कोशिश करनी है। अब कैसे समझे वो देखेंगे अपन। अभी पहले मैंने बात की कि हेल्पिंग वर्ब है वह मेन वर्ब के पास आती है, तो किसी वाक्य में अपन कोई भी वाक्य है उसमें से ढूंढना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी है। हो सकता है कोई वाक्य ऐसा होगा जिसमें मेन वर्ब है ही नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब ही होगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी सेंटेंस है उसमें से यदि अपन को हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है तो उसको देखेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे। पहली स्थिति तो ये बन सकती है कि क्लियर कट उसमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, जैसे राधा कैन स्पीक इंग्लिश, हरी इज राइटिंग ए लेटर, तो इज हेल्पिंग वर्ब है। वी शुड वर्क हार्ड, शुड अलग से हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस को पढ़ते ही देखते ही हम हेल्पिंग वर्ब को पहचान पाएंगे। लेकिन मैंने बताया 3 हेल्पिंग वर्ब है वो अपन नहीं पहचान पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो कैसे ढूंढे हेल्पिंग वर्ब? यदि पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है द बेस्ट। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम मेन वर्ब को देखेंगे, क्योंकि ये वर्ब का एक भाग है। हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों ही वर्ब है, तो यदि अपन को हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए अपन मेन वर्ब के पास जाएंगे। वो हेल्पिंग वर्ब थी और उसकी जो दूसरी मेन वर्ब है उसके पास जाएंगे। बात वापिस वही कह रहा हूं कि केवल 3 हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी, डू, डज एंड डिड, ये 3 ही हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। तो इनको पता करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें है, तो हमें इन तीनों में से एक होगी। वो कैसे पता करेंगे? सिंपल सा तरीका है, हम मेन वर्ब को देखेंगे। यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मैंने पहले बताया इसके 3 रूप हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यदि यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें डू मिला हुआ है। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, सपोज यहां लिखा हुआ है गो, यहां लिखा हुआ गो, इस गो का मतलब है इसमें डू मिला हुआ है और गो भी है, डू प्लस गो। हम समझेंगे इसको। हमारी बात ये हो रही है कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने। 3 हेल्पिंग वर्ब है वो हमें नहीं दिखेगी, वो मेन वर्ब के साथ ही रहती है, या मैं ऐसा कहूँ कि वो मेन वर्ब के साथ में चिपकी हुई रहती है, उसकी ओट में रहती है, और उसको हमें पहचानना है। क्योंकि आगे अपन देखेंगे उसमें पता हर सेंटेंस में जरूरत पड़ेगी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब स्वतंत्र रूप से नहीं दिखाई दे रही है, हम मेन वर्ब को देखेंगे। यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मैंने लिखा है V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें समझना है इसमें डू मिला हुआ है। यदि इसमें वर्ब की एस फॉर्म है, एक एस फॉर्म भी होती है, जैसे गो है तो गो के साथ एस लगा, गोज हो गया, राइट के साथ राइट्स हो गया। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो होती है, लेकिन एक वर्ब का एस फॉर्म भी होता है, जब वर्ब के साथ एस या एस लगाई जाती है। तो यदि वर्ब की एस फॉर्म है, पहले तो फर्स्ट फॉर्म है तब तो डू है उसमें मिला है, यदि वर्ब की एस फॉर्म है तो इस डू का भी एस फॉर्म यानी डज हो जाएगा। ये डू की एस फॉर्म बना करके डज बनाया है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डू का भी सेकंड फॉर्म बना दीजिए डिड। ज्यादा न उलझ करके अपन इसको ऐसा समझेंगे, यदि वर्ब मेन वर्ब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब डू है। यदि मेन वर्ब का एस फॉर्म है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज है। यदि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। बस 3 की तो बात है हमारे, 3 के अलावा सारी हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी। ये 3 हमें नहीं दिखेगी तो मेन वर्ब को देखेंगे, और वहां 3 कंडीशन हमारे सामने आ सकती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की एस फॉर्म होगी, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इसमें डू मिला हुआ है, एस फॉर्म है इसका मतलब डज मिला हुआ है, और सेकंड फॉर्म इसका मतलब डिड मिला हुआ है। इसको अपन समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है इसमें डू भी है और गो भी है। यदि यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म है, सॉरी यहाँ एस फॉर्म है गोज, GOES गोज, इट मीन्स इसमें एक तो डज है और इस डज को अलग किया तो शेष रह गया गो, डज प्लस गो है। यहां ध्यान रखेंगे इस गोज का मतलब है कि डज प्लस गो है, ये दोनों पास पास आ गई इसलिए ये गोज बन गया। इसी प्रकार से यदि गो की सेकंड फॉर्म है वेंट,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक तो डीड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो मिला हुआ है। इसको हम समझेंगे वापिस, मैं रिपीट करना चाहूँगा। ये गो है, इस गो का मतलब है इसमें डू भी मिला हुआ है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। ये गोज है, इसका मतलब गो तो है ही है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज मिली हुई है। और यदि यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो है ही और साथ में डीड मिला हुआ है। किसी भी तरीके से जो तरीका हमें समझ में आए उस तरीके से अपन को समझना है। आप ये समझ रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म या सेकंड फॉर्म, तो भी वही वाली बात है। फर्स्ट फॉर्म मतलब डू, एस फॉर्म डज मतलब डू का भी एस फॉर्म बना दीजिए, और सेकंड फॉर्म में तो डू का भी सेकंड फॉर्म डीड बना दीजिए। पता हमें क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब डू मिला हुआ है, एस फॉर्म है, डज मिला हुआ है, और सेकंड फॉर्म में तो डीड मिला हुआ है उसमें। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद में आगे वाले चैप्टर पर अपन चलेंगे। सपोज मैंने लिख दिया हरी लाइक्ड टी, हरी लाइक्ड टी। इसमें से अपन को हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। मेन वर्ब तो देख लेगा साहब लाइक है, अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, तो अपन हेल्पिंग वर्ब अलग से दिखाई नहीं दे रही है, मेन वर्ब के पास जाएंगे। अब मेन वर्ब का एक कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है क्या? फर्स्ट फॉर्म नहीं है। सेकंड फॉर्म है या एस फॉर्म है? तीन ही कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या एस फॉर्म। कोई ये भी कह सकता है सर मैं तो इसको थर्ड फॉर्म मानूंगा, ये भी तो कह सकता है। लाइक की फर्स्ट फॉर्म लाइक होती है, सेकंड फॉर्म लाइक्ड और थर्ड फॉर्म लाइक्ड होती है। तो कोई कोई थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में वो कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी, उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, स्वतंत्र रूप से हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है। अब चूंकि सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब डीड है, इसको अलग अलग करेंगे तो डीड और लाइक। ये हमारी इसका अपन ने यदि इसके टुकड़े करते हैं तो ये बनेगा डीड और लाइक। लेकिन चूंकि इनका नेचर ऐसा है कि ये दोनों जब पास पास रहती है तो ये मिक्स में हो जाती है, डीड लाइक है, ये लाइक्ड बन जाती है। आगे अपन पढ़ेंगे जब इसको नेगेटिव बनाना है तो डीड और लाइक के बीच में यदि अपन नॉट डाल देंगे तो ये अलग अलग रह जाएगी। जब तक इनके बीच में कोई भी शब्द नहीं आएगा तब तक ये दोनों मिक्स में हो जाएगी। और चूंकि ये डीड लाइक है, ये मिक्स में हो गई, मतलब लाइक्ड बन गया। तो लाइक्ड आते ही हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि चूंकि सेकंड फॉर्म इसमें डीड मिला हुआ है। सपोज एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, ममता राइट्स, ओ सॉरी, ममता राइट्स अ लेटर। इसको अपन समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें। अलग से स्वतंत्र रूप से इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। मेन वर्ब के पास जाएंगे, मेन वर्ब देखा, राइट मेन वर्ब है, और इसका कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, एस फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है तो ये इसकी एस फॉर्म हो गई। जब इसका अपन वर्गीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा डज। इस राइट में से डज को निकाल दिया तो शेष रह जाएगा राइट, राइट ए लेटर। यदि मान लो ऐसा वाक्य है, दे प्ले क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें से अपन को हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है तो अलग से देखेंगे। पहले देख लीजिए अलग से दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। तो मेन वर्ब के पास जाएंगे, मेन वर्ब देखा प्ले, प्ले कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें डू मिला हुआ है, एक तो डू मिला हुआ है और प्ले, दे डू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से वाक्य है। स्वतः ही हमारी पहचान हो गई। सपोज एक सेंटेंस में ऐसा लिख रहा हूं,
हरी कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि इसमें से हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है, तो वो सीधे ये जाते हैं कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और कहते हैं कि इसमें डू आएगा। तो ये गलत ट्रैक पे चले गए, क्योंकि हमारा पहला ही सिद्धांत ये है कि यदि अपन को स्वतंत्र रूप से हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है तब तो फिर मेन वर्ब के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अमूमन ऐसा विद्यार्थी करते हैं, जब ऐसा समझा देते हैं कि भाई यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू है, उसमें सेकंड फॉर्म है तो डीड है, और एस फॉर्म है तो डज है। तो जब सिंपल सेंटेंस आता है जिसमें ऑलरेडी दिखाई दे रही है हेल्पिंग वर्ब, फिर भी वहाँ पर जब बात आती है कि ये सेंटेंस है हरी कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें से आप हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो सीधे ही वो मेन वर्ब पे चले जाते हैं और कि साहब ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डू है। तो ये गलती कर देते हैं, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। पहले ही यदि अपन को हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए उस वाक्य में स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही हेल्पिंग वर्ब, या ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब कैन दिखाई दे रही है, तो हमें मेन वर्ब के पास अलग से जाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी हमारा आंसर होगा कि कैन है जो हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से हमें हेल्पिंग वर्ब की पूर्णतया पहचान हो गई। 24 हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से 3 हेल्पिंग वर्ब है डू, डज और डीड, वो हमें स्वतंत्र रूप से दिखाई नहीं देगी, वो मेन वर्ब के साथ जुड़ी रहती है। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब इसमें डू जुड़ा हुआ है, मेन वर्ब की एस फॉर्म है तो इसमें डज जुड़ा हुआ है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसमें डीड जुड़ा हुआ है। आगे अपन इसमें से हेल्पिंग वर्ब को अलग करके किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो अपन अगले पीरियड में देखेंगे।